Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE Hindi on India's largest online learning platform Unacademy। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म Unacademy में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें हम लोग एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम लोग उनकी सारी बारीकियों, क्या परेशानियां चल रही हैं, करंट से ऐड ऑन करके इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पार्ट है, पार्ट 2, पेपर नंबर 2 में ये आने वाला पार्ट है। इसलिए आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जो हम लोग इस टॉपिक को अब कवर अप करने जा रहे हैं। बच्चों, मैं हूं निशांत श्रीवास्तव। वर्ष 2000 से आप लोगों के साथ इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। 9 अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं, जो अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया गया। बाई क्वालिफिकेशन एमफिल हूं और बहुत सारे मैगजीन्स में मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। आप मुझे t.me unacademy_निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं। ये एक टेलीग्राम का लिंक है, इससे आपको मेरी सारी जानकारियां मिल सकेंगी, आप मेरी क्लासेस की जानकारी ले सकेंगे और समय समय पे इस पे PDF भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। बच्चों, आप @spectra निशांत 7339 मेरे पे कोड पे आप लॉग इन कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है। इससे आपको ऐप पे मेरे सारे क्लासेस आपको मिल सकेंगे और उसमें आप डायरेक्टली जा सकेंगे। बच्चों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको देता है अनलिमिटेड बेनिफिट्स। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन के लिए, और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास में एप्पल का फ़ोन है तो। बच्चों, अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 का डेली लाइव क्लासेस जो कि आप कर सकते हैं। लाइव टेस्ट क्विजेस के माध्यम से आप अपने सारे जितने भी तैयारियां हैं उनको देख सकते हैं, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए है जो कि आपकी तैयारी को बेस्ट लाइन प्रोवाइड कराता है। बच्चों, आप जैसे ही अनअकैडमी पे रजिस्टर होते हैं, आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर से काम करने का मौका मिलता है। आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ ही 15,519+ कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करना होगा, और जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन ली, आपके पास अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, NCERT, समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, आंसर राइटिंग जैसी चीज़ों को आप देख सकते हैं। आपको बस मेरे कोड निशांत1 का यूज़ करना है, सो दैट कि आपको क्लासेस में 10% का ऑफ मिल सके जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हों। बच्चों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 2 तरह से लिया जा सकता है, प्लस कोर्स के माध्यम से और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। प्लस कोर्सेस में लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल होते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मेंटोर मिले जो कि आपकी तैयारियों को, इनलाइन तैयारियों को करा सकें, तो इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट मिलता है। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस 25 तारीख से बढ़ने वाली है। आप अगर प्लान कर रहे हैं बच्चों, तो तुरंत इसको ले लीजिए। आपको इसमें पर्सनलाइज मेंटोर मिलेंगे। आप मेरे कोड का यूज़ करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मेरे साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, और आपको बहुत सारी चीज़ों को मैं आपके साथ लग करके आपकी तैयारी कराऊंगा। तो इसमें पर्सनल कोच मिलते हैं, आपको डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है। 1 ईयर का जो कोर्स होता है वो 69,500 का है, जो मेरे कोड निशांत1 का यूज़ करके 62,550 में लिया जा सकता है। 2 साल का कोर्स 96,300 में, और 3 साल का कोर्स 1,26,900 में आप ले सकते हैं। बच्चों, आप ऑप्शनल के लिए भी, सिर्फ ऑप्शनल अगर आपको पढ़ना है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। 27,500 फीस है, जो मेरे कोड का यूज़ करके 24,750 में लिया जा सकता है। मेरा कोड है निशांत1। बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए लाया है फोर्टनाइटली कॉम्बैट सीरीज।
इस कॉम्बैट सीरीज में क्या होता है, तो इस कॉम्बैट सीरीज में आपसे टेस्ट लिए जाते हैं, आप क्विजेस कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपके जो प्रतिभागी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो और आपकी तैयारियों में क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं। हर फोर्टनाइटली ये टेस्ट लिया जा रहा है। इस बार का टेस्ट जैसा कि आपको पता है 17 जनवरी 2021 को लिया जा रहा है। बच्चों 11 बजे दिन से ये टेस्ट होता है। आप इसमें मेरे कोड निशांत 1 का यूज करके टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट का जो रिजल्ट है मुझसे शेयर कीजिए। जहां जो कमियां हो रही हैं उसको मैं आपके साथ दूर कराने का प्रयास करूंगा। ये 45 मिनट्स का टेस्ट होता है जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, 6 सेक्शंस होते हैं और रिलेटिव स्कोरिंग होती है इसमें। बच्चों टॉप 1 to 3 को मिलेगा 3 मंथ्स का जीएस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, अगर किसी ने 1 to 3 रैंक स्कोर किया, और अमेजन का गिफ्ट वाउचर आप अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं रैंक 4 से लेकर करके 150 तक के बीच में अगर आपका रैंक आता है। बच्चों 18 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसको 18 जनवरी वाले बैच को आप ज्वाइन करें निशांत 1 कोड का यूज करके। और आप कर सकते हैं 18 जनवरी के बैच 6 मंथ्स के लिए, जो कि 2021 के लिए है। 2022 के लिए 1 साल का कोर्स है, ये भी 18 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। और 3 साल का कोर्स भी प्रारंभ हो रहा है, जो 2023 के लिए ये कोर्स होगा। बच्चों आइकॉनिक का प्राइस सब्सक्रिप्शन का 25 जनवरी से हाइक हो रहा है। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो देर मत कीजिए, इमीडिएटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग आज के एक मेजर टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और आज मैं आप लोगों के इस सेक्शन में, थोड़ा लंबा सेशन है, कई बार ये लगता है कि बच्चों को कि पता नहीं लंबे सेशन में, लेकिन जब आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा तो हम लोगों ने 5-5 6-6 घंटे भी साथ में पढ़ाई की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसी तरह जैसे पहले एक जोशीले भाव से क्लास कर रहे थे, इस क्लास को भी उसी तरह से देखेंगे और उसी तरह से इस क्लास में भी मुझे आप लोग सहयोग देंगे। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, और साथ ही एक डिस्प्यूट का भी हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। क्या क्या है ये मैं अब आपको बताऊंगा। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैं आपके साथ ले रहा हूं, मैं हूं निशांत श्रीवास्तव, जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। बच्चों इसे 24 अक्टूबर 1945 को फाउंडेड किया गया, यानी इसको स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। बच्चों इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ों को जानने की आवश्यकता होती है। आप लोग जल्दी से पेन एंड पेपर लीजिए और पेन एंड पेपर लेकर करके बैठ जाइए। आज हम लोग इसे बहुत अच्छी चीज़ों को जानने वाले, इसके एक एक ऑर्गन्स के बारे में जानने वाले हैं, इसका एक एक टॉपिक हम लोग जानने वाले हैं। तो पेन एंड पेपर लेकर तैयार हैं? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके बारे में। बच्चों यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर स्टेट जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय जितनी भी सरकारें हैं, उनसे संबंधित है ये। बच्चों 2-3 चीजों को आपको जानना चाहिए। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की आप बात करते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसकी अपनी सेना नहीं। जैसे कई बार बच्चों को लगता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सेना, तो अपनी सेना नहीं होती इसकी। साथ ही
इसका कोई अपना भूभाग भी नहीं है। यानी इसका अपना कोई अगर हम लोग बात करें तो जमीन भूमि इससे संबंधित नहीं है। इसके पास में अपनी कोई भूमि नहीं है, अपना कोई क्षेत्र नहीं है, टेरिटरी अपनी नहीं है। ये अपने सदस्य देशों के सेनाओं को साथ में लेकर के कार्य करता है। इसके पास सभी देशों के दी गई जो सेनाएं होती हैं उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, और उससे ही ये किसी भी पीस प्रोटेक्शन का काम या कोई भी कार्य जो होता है, अगर कोई किसी को दंडित करना है या कहीं पे शांति स्थापित करनी है, उसका कार्य करता है। बच्चों, ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं तो ये 1945 में स्थापित हुआ था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। अभी वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। कि संगठन का कुछ मिशन है, ये संगठन किसी उद्देश्य के लिए कार्य करता है, तो इसका मिशन और जो इसका वर्क है, इसका कार्य है, वो जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका एक चार्टर का निर्माण किया गया था। उस चार्टर में जो फाउंडिंग चार्टर है, जो स्थापित चार्टर है, उसमें इसके उद्देश्यों की परिकल्पना की गई है, इसके उद्देश्यों को और सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, और उन्हीं उद्देश्य और सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो आपको अभी तक क्या पता चला कि ये 1945 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्मित संगठन है जिसमें 193 देश हैं। यहाँ राज्य का मतलब ये मत समझिएगा कि 28 स्टेट जो इंडिया में है वो, यहाँ राज्य जितनी भी गवर्नमेंट है, जितने भी देश होते हैं, उनको राज्यों का नाम दिया जाता है। बच्चों, अभी वर्तमान में ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इससे बड़ा कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन अभी वर्तमान विश्व में नहीं है। यानी कि इसके सदस्यों की जो सदस्यता है सर्वाधिक है, विश्व की सर्वाधिक सदस्य संख्या इसी की है। बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि जैसा मैंने अभी बताया कि इसका जो कार्य है, इसका जो उद्देश्य है, वो जो निहित है, वो उनके चार्टर में है। ये अपने चार्टर में इन्होंने अपने सारे उद्देश्यों को स्थापित किया है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो चार्टर है एक बड़ा ही अनोखा, अनूठा, अद्वितीय चार्टर है, जिसमें क्या कहा गया है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र है, ये मानवता को बचाने के लिए, यानी मानवता के समक्ष उठ रही किसी भी चुनौती के लिए ये अपने आप पे तैयार रहेगी और उसके लिए कार्रवाई करेगी। कहने का मतलब क्या है? देखो बच्चों, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है ना, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते चले जाइए। ये ह्यूमन नेचर भी है और देशों का भी ये नेचर है। हर शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली राज्य अपने से जो कमजोर हैं उसको हमेशा दबाने का प्रयास करता है, उस पे शासन करने का प्रयास करता है। कई बार इसके लिए वो अपने हितों के अनुसार अपने कई मित्र और कई शत्रुओं को तैयार करते हैं, कई मित्र भी उनके तैयार होते हैं, और अगर किसी से उनका युद्ध होना है तो उनके हिसाब से वो अपने शत्रु भी तैयार करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं संधियों, संगठनों, आपस में जो अगर हम लोग बात करें गुप्त समझौते, इन सब के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई राष्ट्रों के राष्ट्रीयता में उग्र राष्ट्रवाद का उद्भव होता है, उग्र राष्ट्रवाद पनपता है, और उस उग्र राष्ट्रवाद ने क्या किया? द्वितीय महायुद्ध की एक आधारशिला रखी। द्वितीय महायुद्ध सिर्फ एक महायुद्ध नहीं था,
बल्कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब आप समझेंगे कि युद्ध है, युद्ध में तो विभीषिका होती है, युद्ध एक विभीषक कार्य होता है, कई चीजें उसमें इफेक्टेड होती, न सिर्फ युद्ध लड़ने वाले, न सिर्फ उसमें भाग लेने वाले, बल्कि तटस्थ लोग भी इससे प्रभावित हो। जो देश युद्ध नहीं लड़ रहा हो उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी दशा में विपरीत प्रभाव पड़ता है। द्वितीय महायुद्ध में मानवता के लिए मैं बार बार कहता हूं कि क्यों ये एक खतरा सा उत्पन्न हुआ। तो द्वितीय महायुद्ध में आपको जैसा कि पता है, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने परमाणु पर बम का प्रयोग किया जापान और जापान के दो शहरों पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे। इसने मानवता के समक्ष एक चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न होती, मानवता के समक्ष एक बहुत बड़ा, अगर हम लोग बोले तो थ्रेट उत्पन्न हो। वो न सिर्फ युद्धरत पीढ़ी बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के समक्ष भी चुनौती आता है। दशकों तक, कई दशकों तक वहां की जो पीढ़ियां हैं वो अपंग हो, वहां इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है कि वहां न सिर्फ वो पीढ़ी प्रभावित होती है। देखो, अब आगे वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी ने तो उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उस युद्ध में उन्होंने अपना कोई भी प्रारंभ नहीं किया था, उस युद्ध में वो नहीं शामिल थे, लेकिन आगे आने वाली दो पीढ़ियों को भी उस युद्ध की विभीषिका का सामना करना पड़ा। तो ये एक मानवता के प्रति बड़ा थ्रेट था। और अब ये थ्रेट लगभग हर देश के समक्ष और हर देश के द्वारा, बहुत सारे जो विकसित देश हैं, कई विकासशील देशों ने भी परमाणु परीक्षण किए, अपने यहाँ अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। ये शक्ति संपन्नता देश के लिए तो अच्छी हो सकती है, देश में वो अपने देश के लिए तो कई बारी सुरक्षा के हितों के उद्देश्य से सही है, परंतु अगर हम मानवीय गुणों की बात करें तो मानवीय गुणों, मानवीयता के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है, एक चुनौती। इसी उद्देश्य से एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस जो विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करे। इसके लिए आवश्यक था कि विश्व में लगभग सभी देश उस संगठन के सदस्य बने। देखो, अगर कोई किसी संगठन का सदस्य होता है तो उसे उस संगठन के उद्देश्यों, उस संगठन के जो दिशा निर्देश और निर्देशन है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तो ऐसी दशा में संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसा अपना चरित्र बनाया जो संपूर्ण विश्व में एक मानवता और एक दूसरे के प्रति अगर हम लोग बात करें तो शांति और एक दूसरे से बैलेंस करने के लिए आवश्यक हुआ। आप जानते हैं, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21वीं सदी में मानवता के जितने भी विरुद्ध मामले हैं उनके खिलाफ अपने आप को, इसने शांति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, जो सिंपल सिर्फ न सिर्फ अगर आप देखते हैं कि इन्होंने युद्ध और युद्ध के माहौल और बाकी चीज़ों को रोकने में कार्य किया, बल्कि इन्होंने पूरे विश्व में शांति के लिए कार्य किया, सुरक्षा के लिए कार्य किया। विश्व में मानवता के लिए कई प्राकृतिक थ्रेट भी हैं, जलवायु परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, मानवाधिकार है। आप अगर देखते हैं निशस्त्रीकरण की बात करें या विश्व में बढ़ रहे आतंकवाद की बात करें, मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जो लैंगिक समानता है उसकी बात करें,
आप शासन की बात करें, खाद्य उत्पाद की बात करें, मतलब जितने भी एस्पेक्ट, एक अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए आवश्यक है, एक मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। इसने उन सभी में अपने आप को बढ़ के बढ़ चढ़ कर करके सामने रखा, और इसीलिए संभवतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान विश्व की शांति और विश्व की स्थायित्व में प्रदान किया है। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, ये दुनिया का सबसे बड़ा और अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का संगठन है, और ये सबसे शक्तिशाली संगठन भी है। ये सबसे शक्तिशाली संगठन में से एक माना जाता है। क्यों सबसे शक्तिशाली संगठन है? क्योंकि इस संगठन की जो अगर हम लोग बात करें तो इसमें सभी देश पार्टिसिपेंट हैं। ये अगर हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का एक प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी बात सबको स्वीकार करनी पड़ती है, और इसकी बात लगभग सभी लोग स्वीकार करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि दूसरे विश्व युद्ध का आगमन क्यों हुआ? क्यों दूसरा विश्व युद्ध हुआ? पहले विश्व युद्ध के बाद एक संगठन का निर्माण हुआ था, राष्ट्र संघ की हम लोग बात करते हैं, नेशनल लीग की बात करते हैं, लीग ऑफ नेशंस जिसको हम लोग कहते हैं। वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया। हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे, खासकर जब वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये बड़ा इम्पोर्टेंट सिनेरियो होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, उस लीग ऑफ नेशन की असफलता क्यों हुई, क्यों वो लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हो पाया, क्यों इनफेक्टिव रहा? तो बच्चों, वो हम लोग अगर देखें तो बड़ा ही उसके फेल होने का रीजन था। एक तो सभी देशों की सार्वभौम सहमति नहीं थी, बहुत बड़े-बड़े राष्ट्र उसमें शामिल नहीं थे, और जो शामिल भी थे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। विश्व शांति की ओर इनका कोई भी ध्यान नहीं था, विश्व परिप्रेक्ष्य में कोई ध्यान नहीं था। कई राज्यों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इस तुष्टीकरण की नीति की अगर हम लोग बात करें तो इसने कई राष्ट्रों के छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, उनकी मानसिकता को बढ़ावा दिया, उग्र राष्ट्रवाद के पनपने में सहायता की। बहुत सारा इसमें अगर आप देखते हैं तो कार्य होता है, और जिसकी परिणति होती है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक कई राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। कुछ राज्यों ने अपने साथ परमाणु शक्ति को भी डेवलप कर लिया था, वो साथ साथ परमाणु शक्ति भी हुआ करते थे। तो ऐसी दशा में क्या होता है? ऐसी दशा में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ा विनाश होता है। जैसा अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की, वो सामान्य विनाश से आगे बढ़ कर के भी आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी ये युद्ध थ्रेट दे जाता है। ये युद्ध एक उनके खिलाफ भी खतरा उत्पन्न कर देता है। ऐसी ही दशा में 25 अप्रैल 1945 को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई, और उसने साकार रूप लिया, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का गठन की बात की गई। एक चार्टर बनाया गया, सब लोगों से मिलजुल करके। एक चार्टर का मतलब हुआ कि एक कॉमन कंसेंसस एंड लॉज, एक सामान्य नियम कानून का एक परिचालन करने की बात की गई। एक मसौदा तैयार हुआ, एक ड्राफ्ट बना। ये ड्राफ्ट 25 जून 1945 को स्वीकार कर लिया गया था, और इसको प्रभावित करने का अगर समय हम देखते हैं तो ये प्रभावित करने का समय था 24 अक्टूबर 1945। यानी 24 अक्टूबर 1945 से ये जो बनाया हुआ मसौदा है, ये जो बनाया हुआ फॉर्मेट है, वो लागू हो जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जो चार्टर है उसको संचालित करना शुरू किया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था विश्व में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना, सुरक्षा को बनाए रखना, सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकारों की रक्षा, क्योंकि ये माना जाता है कि मानवाधिकार की रक्षा होनी चाहिए, चाहे वो युद्ध की दशा में हो, शांति की दशा में हो, निशस्त्रीकरण की दशा में हो, कभी भी इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक अगर हम लोग बात करें तो मानवाधिकार रक्षित होना चाहिए। मानव में किसी भी प्रकार की किसी भी देश में मानवीय सहायता को प्रदान करना, मानवीय सहायता, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कोई देश सक्षम नहीं होता और वो किसी आपदा से या किसी भी चीज से जूझ रहा होता है, वैसी दशा में सभी मानवों का कर्तव्य है एक दूसरे की सहायता करना। तो ऐसी दशा में मानवीय सहायता तुरंत त्वरित तरीके से पहुंचाना, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना, और सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल लॉज को बनाना। इस इंटरनेशनल लॉज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसी समय मैं आपको बताऊं कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं तुरंत इसी दौरान में वो बताऊंगा। उस सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस सीरीज में हम लोग जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएंगे। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स मैं बताऊंगा। आज हम लोग उसी में एक साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में भी पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसने कहा कि इन सारी चीजों के अलावा अंतरराष्ट्रीय कानून जो इंटरनेशनल लॉ है, इस इंटरनेशनल लॉ को भी ये स्टैब्लिश कराएगा, अंतरराष्ट्रीय कानून को भी बनाए रखेगा। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र की अगर आप बात करते हैं तो इसमें कई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, और ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या हैं, स्वायत्त हैं, पूर्ण रूप से स्वायत्त रूप से कार्य करती है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कोऑर्डिनेट करके कार्य करती है, उनकी मशीनरी के हिसाब से कार्य करती है, और वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है। अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का निर्माण किया है, यानी कि आर्थिक सामाजिक परिषद का। ये आर्थिक सामाजिक परिषद ही क्या करता है, समन्वित करने का प्रयास करता है। अभी आप एक एक जब अंग पढ़ेंगे ना, एक एक इसका पार्ट पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। तो आर्थिक सामाजिक परिषद जो है यूएन की, वो भी एक महत्वपूर्ण मशीनरी है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ये कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटर सेक्रेटेरिएट लेवल पे काम करते हैं। हालांकि इनकी अभी वर्तमान संख्या अगर देखें तो 17 पहुंच चुकी है, ये 17 की संख्या में है। अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, जितने भी अवयव हैं, उन अवयवों के माध्यम से हर दिन अपने जितने भी शांति स्थापित करने, शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के साथ साथ विकास पर कार्य कर रहा है, हर दिन मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्यरत है। बच्चों, आज जिस कंडीशन में वर्ल्ड है, कई बार लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस शायद अपने जो कार्य है उसमें सफल नहीं हो पाया। तो बच्चों, आज विश्व के कई ऐसे देश हैं जो देश न सिर्फ अपने देशवासियों के मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, बल्कि विश्व के लिए एक खतरा भी हैं। वैसी दशा में आज विश्व को एक समन्वित शांति सुरक्षा की भावना प्रदान करना और इस स्थान को प्रदान कराना
संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आज आप देखते हैं कई ऐसे विश्व के देश हैं, कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने आप को शक्तिशाली बनाया, बल्कि वो कई विघटनकारी तत्वों का साथ देते हैं, विघटनकारी स्वरूपों का साथ देते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन पे न सिर्फ लगाम लगाई, उन पे न सिर्फ कार्य किया, बल्कि विश्व में शांति स्थापित करने और एक सुरक्षा का वातावरण तैयार करने में अब तक तो सफलता प्राप्त की है। अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड, अब यहाँ से आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आएगी। अब अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के 6 अंग हैं, यानी 6 पार्ट्स हैं। कितने अंग हैं इसके? 6, जिसको हम लोग जनरल असेंबली यानी कि सामान्य सभा, महासभा जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसका सबसे कोर पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण कोर पार्ट माना जाता है, वो है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। बच्चों, इसी ने पूरे विश्व में अब तक शांति स्थापित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पूरे विश्व को शांत रखा है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि एक सामाजिक आर्थिक परिषद भी है, जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल क्या कर रही है? सामाजिक आर्थिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के सभी जितने भी अंग हैं उनके बीच में समन्वय का कार्य कर रही है, एक दूसरे को समन्वित करने का कार्य कर रही है। इंटरनेशनल जो कोर्ट है बच्चों, इंटरनेशनल कोर्ट को हम लोग और थोड़ा विस्तार से करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग कक्षा लेने वाला हूँ। ये कक्षा संभवतः 1-2 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों के समक्ष आएगी। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है, हालांकि इसके सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, बच्चों ये 94 के बाद में इस पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि अब न्यास परिषद सस्पेंडेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों सस्पेंडेड है, क्यों खत्म हुआ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बच्चों, अब आप लोगों को मैंने जैसा कि कहा कि आप लोग पेन, पेपर, कॉपी ये सब लेकर करके बैठें, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के विषय में मैं जानकारी दे सकूं। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ फैक्चुअल्स भी जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि इसके 5 अंग, जैसा कि अभी-अभी हम लोगों ने इसमें देखा कि ऐसे तो वर्तमान में 6 अंग हैं, ये आपको मैंने अभी इसकी जानकारी प्रदान की कि इसमें वर्तमान में कितने अंग हैं, तो वर्तमान में इसके 6 अंग हैं, जिसमें सामान्य सभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त सचिवालय और न्यास परिषद है। लेकिन ये जो न्यास परिषद है, ये सस्पेंडेड है, तो वर्तमान में अभी जो अगर हम लोग देखें तो कितने अंग सक्रिय हैं, तो 5। इन 5 में से 4 जो अंग हैं, इनका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क सिटी में है, यानी कि वो न्यूयॉर्क शहर में है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, वो कहाँ पे है? वो स्थित है हेग में। हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। कुल 6 अंग हैं, 6 में से 5 सक्रिय हैं, एक जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो कार्यरत नहीं है। इन 5 में से 4 न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है इनका। एक सिर्फ, इन 5 में से सिर्फ एक, जिसको हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसका जो मुख्यालय है वो हेग में है। बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो 6 हैं।
6 आधिकारिक भाषाओं को ये पॉजेस करता है। इसके 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। जिन 6 आधिकारिक भाषाओं में अगर हम लोग देखते हैं तो अरेबियन है, अरेबिक जिसको हम लोग कहते हैं, चाइनीज है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। इन 6 विभिन्न भाषाओं में इनका कार्य होता है। यानी इन अपने कार्यों को ये कितने भाषाओं में करते हैं? 6। इनकी जो इतनी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसकी हम लोग बात करते हैं वो क्या है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, प्री में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्री में 1, 1, 2, 1, 2, 3 इस तरह से कर करके क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो वैसी दशाओं में आपको ये सारी जितनी फैक्चुअल्स हैं उसको जानना जरूरी है। न सिर्फ प्री में जानना जरूरी है बल्कि ये आप अगर देखें कोई ना कोई कभी ना कभी ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो ऐसे चर्चा में रहते समय अगर हम लोग देखते हैं तो आपसे इंटरव्यू के समक्ष में पूछा जा सकता है, आपसे ये अपेक्षा की जाएगी। भारत एक बड़ा ही सक्रिय सदस्य है। भारत का इसमें संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत अलग सा महत्व है। वर्तमान में तो भारत की स्थिति और भी ज्यादा सुदृढ़ है। तो ऐसी दशा में ये आपसे अपेक्षा की जाती है, चूंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप मेरे ऑफिसर्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में ऑफिसर्स आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरह से संयुक्त राष्ट्र और उनके बारे में जानें। तो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। उन 6 आधिकारिक भाषाओं का नाम आपको पता चल गया होगा, जो मैंने बता दिया। अब हम लोग सबसे पहली बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं जनरल असेंबली की। इसको हम लोग कहते हैं जनरल असेंबली। ये जो जनरल असेंबली है इसी को हम लोग सामान्य सभा कहते हैं। यानी कि इसको आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की मेन बॉडी है। महत्वपूर्ण मामलों को देखने वाली संस्था है। ये एक महत्वपूर्ण बॉडी है जिसको हम लोग जनरल असेंबली, यही मेन बॉडी है इसकी। अगर आप पूरी तरह से बात करें तो पूरी तरह से ये इसकी जनरल बॉडी है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि जनरल बॉडी मीटिंग, तो जनरल बॉडी जो है वो है सामान्य सभा। बच्चों, जो सामान्य सभा है इसमें सभी सदस्य बाय डिफॉल्ट इसके सदस्य हो गए। यानी जनरल असेंबली में जितने भी सदस्य देश हैं उन सारे सदस्य देशों को क्या रखा गया है? इनको उनका सदस्य बनाया गया है। ये सभी लोग उसके सदस्यों में एक हैं। समझ गए? तो जितने भी 193 देश हैं, 193 पूरे के पूरे देश किसके भाग होंगे? वो भाग होंगे इसी संयुक्त सामान्य सभा के, जिसको हम लोग कहेंगे जनरल असेंबली। इन सारे लोगों के पास में अगर आपको मालूम हो तो एक एक वोट होता है। इसी को हम लोग महासभा के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? महासभा के नाम से जानेंगे। ठीक है, जनरल असेंबली यानी कि महासभा। बच्चों, आप लोगों को मैं बताऊं कि इस महासभा की एक संरचना है। मैं आप लोगों को बताता हूं इस महासभा की संरचना के बारे में। तो देखिए, इस महासभा यानी कि जो जनरल असेंबली है, इस असेंबली को आप ऐसे देख सकते हैं। एक मिनट बच्चों। हाँ, देखिए, अगर जनरल असेंबली की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो जो प्रक्रियाएं होती हैं वो लोकतांत्रिक होती हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक होती हैं। लोकतांत्रिक यानी सभी जो भी फैसला होगा, सारी चीजें होंगी, वो मतदान के माध्यम से होगा, लोकतांत्रिक माध्यम से होगा। और जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों को बराबर का मताधिकार होगा। सारे सदस्य के पास में एक वोट होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? समान प्रतिनिधित्व कर रहा है। समान प्रतिनिधित्व। समान प्रतिनिधित्व क्यों? ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य एक वोट। तो कोई भी होगा, चाहे वो
बड़ा शक्तिशाली राज्य हो वो भी एक वोट देगा, तो जो अगर कमजोर राज्य हैं, जो कमजोर देश हैं, वो भी एक मत देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सभी के पास में जो मताधिकार होगा वो कैसा हो जाएगा, समान मताधिकार हो जाएगा, इक्वल मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे वो। समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आधारित होती है, सभी को समान प्रतिनिधित्व होता है। जैसे कि वर्तमान में 193 सदस्य हैं, तो सभी सदस्य क्या करेंगे, सभी सदस्य इसके एक मत, कोई भी जो फैसला दिया जाएगा एक मत से दिया जाएगा। बच्चों एक चीज और मैं बताऊं, अगर आप लोगों को जानकारी संभवतः होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो मैं बता दूं। बच्चों कोई भी जो मीटिंग होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर आप लोग देखें तो ये जो सामान्य सभा है, जनरल असेंबली है, इसको आप लेजिस्लेशन कह सकते हैं, जिसको हम लोग विधायिका कहें। आप लोगों को मैंने अपने पॉलिटिकल सेक्शन में पढ़ाया है, लेजिस्लेशन लॉ बनाता है उसी, और उसमें जैसे कि आपको मालूम है संसद, पूरी की पूरी संसद लेजिस्लेशन के रूप में जानी जाती है, वैसे ही पूरी की पूरी जो जनरल असेंबली है वो लेजिस्लेट करेगी, विधायी कार्य करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये लेजिस्लेशन के रूप में कार्य कर रहा है, विधायी रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए ये किस तरह का हो जाएगा, जितने भी प्रस्ताव होंगे वो यहीं पे इनिशिएट होंगे, जितने भी प्रस्तावों पे बहस होगी वो यहीं पे होगी। अब आपको मालूम है, एकदम भारत की जो संसद है ना, उससे आप इसको तुलना करते जाइए, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, एंड यू विल फील कि नहीं ये बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो ये जो लेजिस्लेट का कार्य है, जो विधायी कार्य है, वो सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। अब जैसे भारतीय संसद में कोई भी कार्य करना होता है, तो कोई कार्य करने के लिए लॉ तो मान के चलो संसद ने बना दिया, आपने सामान्य बहुमत से बना दिया, लेकिन लॉ को बनाने से पहले उस पर चेक करना होता है, उसको सब चीज देखना होता है, उसकी बारीकियों को देखना होता है, उसमें बहस करना होता है। तो क्या किया जाता है, बहुत सारी समितियां बनती हैं, बहुत सारी कमिटीज बनती हैं। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल असेंबली है, ये जो जनरल असेंबली, इस जनरल असेंबली में बहुत सारी समितियां हैं, बहुत सारी कमिटीज हैं, और इन्हीं कमिटीज में अगर आप देखते हैं तो एक कमिटी हो गई निशस्त्रीकरण के लिए, यानी कि डी आर्मेशन के लिए एक कमिटी हो गई। एक कमिटी आप अगर देखते हैं तो प्रशासन के लिए यानी प्रशासकीय समिति हो गई। अगर उसी तरह से आप देखते हैं तो कल्चरल कमिटी हो गई। उसी तरह से आप अगर देखते हैं इकोनॉमिक कमिटी हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी कमिटीज हैं, बहुत सारी समितियां हैं। ये कमिटीज, ये समितियां क्या करती हैं, ये समितियां किसी विषय पे अपने कार्यों को प्रारंभ करती हैं। जैसे प्रशासकीय समिति है, प्रशासन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उसमें उसमें विचार विमर्श कर करके उसको रखा जाएगा। वो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करेंगी, वो अपने रिपोर्ट्स के हिसाब से जब रखेंगी उस पर बहस होगी, और तब फिर क्या होता है, उसी में कोई भी जो चीजें होती हैं, जो कानून होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से पारित किए जाते हैं। बच्चों तो पहला जो चीज मैंने बताया कि इसकी संरचना जो हो गई वो कैसी हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई, लोकतांत्रिक हो गई। दूसरी चीज मैंने बताया कि ये किस माध्यम से कार्य करेगी, कमिटीज के माध्यम से कार्य करेगी, समितियों के माध्यम से कार्य करेगी। अब तीसरी चीज आती है कि इसका कार्य क्या है, ये जो महासभा है वो कौन कौन से कार्य करेगी। तो देखो, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, पहला कार्य तो है वो है निर्वाचन। किस चीज का निर्वाचन करेगी, तो निर्वाचन करेगी जितने भी स्थायी सदस्य तो पहले से मौजूद हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। अस्थायी सदस्य होंगे, इन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करने का कार्य इसका होगा। आपको पता है 2-2 साल के लिए सदस्य
निर्वाचित होते हैं, तो वो जो निर्वाचन होता है वो कैसे होगा, तो ये सामान्य सभा के द्वारा किया जाएगा। दूसरा कार्य अगर हम लोग देखें तो इसी का कार्य है अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उस न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनना। सारे न्यायाधीश का जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कौन करेगा, यही करेंगे। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो जितने भी अन्य परिषद हैं उन परिषदों में, सामाजिक आर्थिक परिषदों में निर्वाचन करने का कार्य किसका है, वो इसी सामान्य सभा का है। तो यानी कि आपको अभी भी मैंने क्या क्या बता दिया कि ये ये क्या करेगा, यूएनएससी यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके गैर स्थायी यानी अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना इसका कार्य होगा। इसके अलावा ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं, इकोनॉमिक सोशल यानी कि सामाजिक आर्थिक, अभी अभी मैंने बताया कि सामाजिक आर्थिक जितने भी परिषद हैं उन परिषद के सदस्यों का चयन ये करेगी। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव करेगी। और चूंकि इसमें हर देश का एक मत होता है यानी वन वोट वन नेशन, तो इसका मतलब है कि सभी सदस्य समान रूप से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यानी विश्व का एक ऐसा मंच जिस मंच पे सभी सदस्य, सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, वो कार्य संयुक्त राष्ट्र के किसके द्वारा किया जाता है, महासभा के द्वारा किया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है ये एकमात्र ऐसी बॉडी है, यूएन बॉडी है, जो कि क्या करती है, इसको सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व कराती है यानी यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन कराती है। हर साल, प्रत्येक साल में अगर हम लोग बात करें सितंबर में, अब देखो खाली संगठन बना लेना जरूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, कई ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों को अगर आप देखते हैं तो वो संगठन फ्लॉप कर गए, फेल कर गए। उनके फ्लॉप और फेल करने का महत्वपूर्ण रीजन क्या रहता है, उनकी बैठकें नहीं होना। हम लोग बात कर सकते हैं सार्क जैसा जो संगठन है, उस संगठन के फ्लॉप होने का रीजन क्या है, उसमें बराबर ना तो बैठक होती है ना ही कुछ चीजें होती हैं। आप अगर देखते हैं तो भारत में भी कई ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ है, जो संस्थाओं का निर्माण सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी रेगुलर बैठक नहीं होती, रेगुलर उस पर कार्य नहीं होते, उसका कोई रूल नहीं रह गया। आप अंतरराज्यीय परिषद की बात कर सकते हैं, अंतरराज्यीय परिषद का उतनी बैठक नहीं होती रही। हालांकि इधर विगत कुछ वर्षों में जो अंतरराज्यीय परिषद है उसकी बैठकें हो रही हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा समय में बैठकें नहीं होती थी। वहीं ऐसे संगठन जिन जो बराबर बैठक कर रहे हैं, छोटी छोटी मुद्दों को भी सारे सदस्य देश, देखो सारे सदस्य देश जब आपस के ग्रीवांसेस को दूर करेंगे, आपसी जितने भी परेशानियां हैं उसको दूर करेंगे, आपस की सारी चीजों को सोचेंगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम हो जाएगी। तो वही कंडीशन इसमें होता है कि चूंकि यहाँ पे हर सदस्य देश है और हर सदस्य देश के जो भी छोटी बड़ी परेशानियां हैं, विश्व के समक्ष आने वाली चुनौतियां हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण में आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसकी रेगुलर बैठक होनी जरूरी है। इसलिए हर वर्ष सितंबर महीने में, प्रत्येक सितंबर को पूरी यूएन की मेंबरशिप होती है, यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप, पूरे 193 सदस्य देश वहां पे एकत्रित होते हैं, मिलते हैं जनरल असेंबली हॉल न्यूयॉर्क में। अभी हाल में अगर आपको ध्यान होगा तो अभी इस बार तो खैर 2020 की अगर आप बात करते हैं तो 2020 एक बड़ा ही यूनिक वर्ष रहा है, बड़ा ही एक अलग सा वर्ष रहा है, क्योंकि इस दौरान तो 2020 में लोगों ने सिर्फ अपने घर की चारदीवारी के अंदर बिताया है। कोरोना महामारी ऐसी रही, जिस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को एक तरह से हम लोग बात करें तो एक कारागार सा ही बना दिया और सब लोग अपने अपने घर में ही नजरबंद रहे। तो उसमें नहीं हुआ, नहीं तो उससे पहले भी एक आपको चर्चा याद आया होगा, जब संयुक्त राष्ट्र में
पार्टिसिपेशन हो रहा था। और उस समय सारे देश वहाँ पे चूंकि न्यूयॉर्क में जाते हैं, तो उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनके रहने की व्यवस्था को लेकर करके कुछ परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके देश के पास इतना संभवतः धन नहीं था कि वो एक बढ़िया सा वहाँ पे रूम और ये ले पाते। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा था, आपको अगर ध्यान हो 2019 की बात थी। तो हर वर्ष सितंबर महीना जो सितंबर मंथ होता है, इस सितंबर मंथ में सारे लोग मिलते हैं। वो बैठक न्यूयॉर्क में होता है, जो कि एनुअल जनरल असेंबली का सेशन होता है। इसमें जनरल डिबेट किया जाता है, जिसमें सारे देश के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो मिलते हैं। ध्यान रखना कि इस जनरल असेंबली की मीटिंग कितनी कब होती है? जो नॉर्मल मीटिंग होती है वो होती है ईच ईयर सितंबर, प्रत्येक वर्ष सितंबर में। और यूएन के फुल मेंबरशिप की मीटिंग होती है, यानी सभी सदस्य देशों के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, जो देश के प्रमुख होते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं, संबोधित करते हैं, सारी चीजें। इसी में अगर आपको ध्यान होगा तो एक अफ्रीका के एक किंग थे, मतलब चूंकि उनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है वो कबीलाई वेशभूषा थी, और उन्होंने अपने यहाँ के वेशभूषा में जा कर करके उस मीटिंग को अटेंड किया था। बड़ा मनमोहक सा दृश्य था, और वो बहुत ज्यादा वो चर्चा में भी रहा था कि देखो लोग, अब आज भी कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जो बेस है, जो अपनी परंपरा है, जो अपनी संस्कृति है, उसको कहीं खोने नहीं दिया, और वो आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा के वाहक हैं। कई देश हैं ऐसे जिन देशों में वो चीजें हैं। तो ये कौन सी मीटिंग थी? जनरल असेंबली मीटिंग थी, जनरल बॉडी जनरल असेंबली मीटिंग, जिसकी हम लोग बात करें। बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो जो जनरल बॉडी है, मैंने अभी अभी बताया कि इसमें सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख इसमें आते हैं, और अपने अपने जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखते हैं, संबोधित करते हैं। इसमें डिस्कशन होता है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि किस चीज से जुड़ी हुई है? पीस से जुड़ा हुआ है, शांति से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। यानी इस बैठक में ही शांति और सुरक्षा संबंधी जितने भी मुद्दे होते हैं, उनसे संबंधित बातों को रखा जाता है, मीटिंग होती। कोई नया सदस्य अगर इस महासभा का अंग बनना चाहता है, तो नए सदस्यों की एंट्री कैसे होगी, नए सदस्यों का प्रवेश कैसे होगा, जो बजट है उस बजटीय मामलों में कैसे कार्य होगा, इन सब चीजों को जानने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। यानी ये सारे मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पे कितने बहुमत की जरूरत है? 2/3 मुद्दों की जरूरत है। ध्यान रखना, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि उपस्थित और मतदान होने वाले नहीं, क्योंकि वहां सभी लोग उपस्थित होते, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वहां कोई भी राष्ट्र प्रमुख होंगे, वो राष्ट्र प्रमुख वहां पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इसमें एब्सेंट जैसा कुछ नहीं होता। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों की एंट्री, बजट, इन सब के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, मेजॉरिटी की जरूरत है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे, वो किस मेजॉरिटी से पास होंगे? 2/3 से। लेकिन सामान्य जो प्रश्न हैं, जैसे अध्यक्ष का चुनना, कोई सामान्य बातचीत करना, तो इन सब मामलों में एक वर्ष ये क्या होगा? सामान्य बहुमत, यानी 50% प्लस 1, यानी आधे से एक सदस्यों के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। यानी जो भी डिसीजन होगा, सामान्य डिसीजन, वो किस मेजॉरिटी से होगा? इसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। इनके जो प्रेसिडेंट है, जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव प्रत्येक साल होता है, और ये 1 वर्ष के लिए अपने कार्य को करते हैं। तो ये प्रत्येक साल जो महासभा का जो अध्यक्ष, जनरल असेंबली, या ध्यान रखना, ये
ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज मत होना, सेक्रेटरी अलग है, ये जनरल बॉडी है। मैं फिर से बता दूं, कई इसमें आपको मामलों में पेंच समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट जो था वो है जनरल असेंबली, यानी सामान्य जो सभा है वो, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ जनरल असेंबली की बात हो रही है। उसी तरह तीसरी चीज है सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। तो इस सचिवालय का सचिव जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये तीन अलग अलग चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो हमारी विशेष चीज बात हो रही है वो हो रही है जनरल असेंबली, सामान्य असेंबली की। तो ये सामान्य सभा की बात है। दूसरा होगा सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी हम लोग सिर्फ सामान्य सभा की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। अब जनरल असेंबली का जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, इसको चुना जाता है 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए ये चुना जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाएगा। बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली महासभा का जो प्रस्ताव होता है, जो महासभा में जो प्रस्ताव लिया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये किस माध्यम से किया जाता है, समितियों के माध्यम से किया जाता है। तो इसकी 6 महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, 6 इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं। सबसे पहली जो कमिटी होती है वो निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करती है, डिसआर्मेंट के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए जो कार्य करने वाली समिति है वो पहली समिति है। तो पहली समिति सिर्फ और सिर्फ किस इंपॉर्टेंट काम के लिए करेगी, वो पूरे विश्व में जो शस्त्रों की होड़ न हो, लोग निशस्त्रीकरण की तरफ जाएं, इवन महाशक्तियां जो हैं उन महाशक्तियों से भी संयम रखने, और उनको ये कहा जाता है कि आप लोग अपने जो भी आर्म्स हैं, एम्यूनिशन से उनको कंट्रोल कीजिए और उस पर कम से कम कार्य कीजिए। तो निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करेगी। वही समिति अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करती है, इंटरनेशनल पीस के लिए कार्य करती है। दूसरी कमिटी की अगर आप बात करते हैं तो ये जो दूसरी समिति है, ये दूसरी समिति इकोनॉमी और फाइनेंस के लिए कार्यरत होती है। जबकि तीसरी जो समिति है, थर्ड कमिटी, वो क्या करती है, वो सोशल, जो मानवीय पहलू हैं और जो सांस्कृतिक पहलू हैं उसका ध्यान देखती है। चौथी समिति राजनीतिक घोषणा पत्रों का ध्यान रखती है। पांचवी समिति जो होती है वो प्रशासन और बजटरी कार्य करती है, और जो छठी समिति है वो लीगल कार्य करती है। तो ये 6 प्रमुख समितियां हैं बच्चों। इससे प्रश्न प्री में भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जनरल असेंबली की समिति नहीं है। तो सिर्फ 6 समितियां हैं जो ड्राफ्टिंग का कार्य करेगी, मसवदा तैयार करने का कार्य करेगी, प्रस्ताव तैयार करने का कार्य करेगी। निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समिति, आर्थिक और वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय सांस्कृतिक समिति, विशेष राजनीतिक और घोषणा पत्र, स्पेशल पॉलिटिकल और डीकोलोनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, जिसमें कि भाई उपनिवेश, गैर उपनिवेश के लिए जो कार्य होती है वो, प्रशासनिक समिति जो होती है वो, और बजट का काम करती है। और छठी समिति लीगल समिति होती है, जिसको हम लोग लीगल एंटिटी कहते हैं। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सदस्य देश हैं वो हर समिति में अपने एक सदस्य को रखेंगे। यानी 6 कमिटी है तो हर कमिटी में हर सदस्य देश एक एक व्यक्तियों को अपना रखते जाएगा। और किसी अन्य समिति में क्या होगा, किसी अदर कमिटी, अगर मान के चलो कि कभी कोई विशेष कार्य के लिए कोई समिति बनाई जाएगी, तो क्या करेंगे, सभी सदस्य उसमें रिप्रेजेंट करेंगे।
ये जो मेंबर स्टेट होते हैं, ये मेंबर स्टेट के पास में बहुत सारे एडवाइजर्स दिए जाते हैं, बहुत सारे सलाहकार दिए जाते हैं, कुछ टेक्निकल एडवाइजर्स दिए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि इन समितियों के बराबर के स्तर के होते हैं, उन लोगों को शामिल किया जाता है। अब अब अगर हम लोग बात करें बेटा, तो एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो महासभा है, इस महासभा के बारे में आप लोगों को जानने से पहले एक, अब इसकी इसकी तो संरचना आपको समझ में आ गई। अब आपको इसके बारे में कुछ चीजों को मैं बता रहा हूं। अब महासभा के समक्ष भी कुछ चुनौतियां हैं। ये जो महासभा है, इनके सामने भी कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस है? तो देखो, क्रिटिक्स का ये कहना है, जो आलोचक हैं, उन आलोचकों का ये कहना है कि भाई, महासभा को सारी शक्तियां, चूंकि इसमें सारे लोग एंट्री मार रहे हैं, सभी लोग इसके सदस्य हैं, तो ऐसी दशा में ये जो महासभा है, इस महासभा के पास न सिर्फ सुरक्षा संबंधी हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बल्कि आर्थिक मुद्दों पर भी इनका इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक लेकिन है कि आर्थिक मुद्दों को महासभा से हटा के एक अलग मंच प्रदान कर दिया गया। मैंने आप लोग को बताया कि जो महत्वपूर्ण 6 अंग हैं यूएन के, इसमें जो आर्थिक और सामाजिक अंग है वो महासभा से हटा दिया गया। तो माना ये जाता है कि विश्व की अगर आप बात करते हैं, तो विश्व में अब ये माना जाता है कि आवश्यक रूप से दो अलग अलग वर्ग हैं। एक उत्तर उत्तर जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, और एक अगर हम लोग बात करें साउथ साउथ, दक्षिण दक्षिण। जो उत्तर उत्तर यानी कि ग्लोब से उत्तर में, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर के जितने भी सदस्य हैं, उनके पास में संपन्नता है। यूरोप के सारे देश वहाँ आते हैं, उत्तरी अमेरिका यूएसए आता है, अगर आप देखते हैं चाइना आता है, जापान आता है, जितने भी लोग हैं सब उत्तर की तरफ है। तो वो, और दक्षिण में ज्यादातर जो डिप्राइव्ड हैं, वो इसी को दक्षिण दक्षिण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड क्वाइन हुआ है अभी हाल ही के दिनों में, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो बच्चों, अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर और दक्षिण के बीच की गहरी खाई को बना रहा है। ऐसी दशाओं ऐसी दशाओं में अगर जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने महासभा से आर्थिक मुद्दों को हटाया है, तो ये कहीं ना कहीं विश्व में एक आर्थिक असमानता और अविश्वास पैदा कर रहा है। विश्व, अगर हम लोग बात करें, तो यूएन की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य ये था कि विश्व व्यवस्था जो पहले चली आ रही थी उसको परिवर्तित करना। लेकिन ये लगता है कि यूएनओ क्या कर रहा है, यथास्थिति को मेंटेन कर रहा है। देखो बच्चों, ये आप लोगों को आलोचना, किसी भी प्रश्न में जब समालोचना करनी होगी, जब इवैल्यूएशन करना होगा, तो उस समय आपको इन मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यूएन का मुख्य कार्य था कि विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करना, लेकिन यूएन ने क्या किया, अपनी यथास्थिति को मजबूत रखा और यथास्थिति मजबूत कर रहा है। दूसरी चीज कि अगर हम लोग देखें, तो बहुत दिनों तक महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उभर करके नहीं आ रहा था। आज के दिनों में जेंडर इक्वेलिटी किसी भी विश्व की जो वर्तमान विश्व है उसकी सबसे बड़ी चुनौती है, जेंडर इक्वालिटी। महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। 50% जनसंख्या
आधे विश्व की महिलाओं की है, और उनको अधिकार नहीं देना, उनको अब तक वो अधिकार नहीं मिला है जिन अधिकारों के लिए वो जिन अधिकारों पर उनका दावा भी है और जिन अधिकारों को उनको मिलना चाहिए, ये मुद्दा नहीं उठा था। हालांकि ये मुद्दा अब पहली बार एक महासभा द्वारा उठाया गया था। अ, महासभा ने, अगर हम लोग बात करें तो इन चुनौतियों को यथास्थिति बनाने की चुनौतियां आपने पढ़ी, और हमने भी आपको बताया कि यथास्थिति बनाने की चुनौती है उसके पास, लेकिन महासभा के कई सराहनीय कार्य भी रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो सराहनीय कार्य रहा है कि महासभा ने पहली बार पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य प्रारंभ किया है, और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया है। और बच्चों, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, निशस्त्रीकरण के लिए एक इंटरनेशनल कंपनी बनाई गई है, जिस कंपनी का कार्य दिया गया है कि भाई वो पूरे विश्व में जो न्यूक्लियर वेपन हैं, यानी कि जो भी परमाणु शस्त्र हैं, उनको विनष्ट करने का कार्य करे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यद्यपि इसके समक्ष चुनौती ये है कि इसमें आर्थिक मुद्दों को दूर रखने का प्रयास किया गया, जो उत्तर और दक्षिण के बीच में खाई बढ़ाने का कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा अब तक नहीं उभर कर करके आया था, परंतु अब संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अब अपने इन चुनौतियों के अलावा, दूर करने के अलावा, कई मुद्दों पे, ऐसे मुद्दों पे ध्यान उठाया है जो मुद्दे मानवता के लिए भी आवश्यक हैं, और जो मुद्दे संयुक्त राष्ट्र को एक बहुत महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थिति प्रदान करते हैं। जैसे कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक महासभा में प्रस्ताव लाया है, और इस प्रस्ताव से क्या हो रहा है, जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिलेगी और पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इनका जो प्रयास है, और जो प्रयास सफल प्रयास नजर आता है, वो प्रयास क्या है, तो वो प्रयास यह है कि भाई पहली बार संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी बनाई है जिससे कि डी आर्मेशन हो सके, किसका, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, यानी जो परमाणु हथियार है, उन परमाणु हथियारों को नष्ट किया जा सके, वैसा यहाँ पे लाया गया। तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट बॉडी जो महासभा है, उस महासभा के बारे में आपको पता चल गया होगा, जनरल असेंबली को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनका अंग है, उस अंग को जानते हैं, और वो अंग है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। बच्चों, इस पे मेरी जो चर्चा होगी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसमें हम लोग वीटो पावर की भी चर्चा करेंगे, वीटो पावर का क्या पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट है उसके चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि किस तरह से वीटो पावर में परिवर्तन करने की बात कही जा रही है, कैसे कहा जा रहा है कि इन वीटो पावर्स को परिवर्तित करें। तो देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हम लोग बात कहें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे कोर पार्ट है, सबसे, इसको अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख केंद्रीय भाग है, सबसे मेन पार्ट, सबसे मेजर पार्ट है ये, कोर पार्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये कोर पार्ट है संयुक्त राष्ट्र का। अब कोर पार्ट है तो इसकी संरचना जाननी जरूरी है। इसकी संरचना के बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूं, उससे पहले कुछ चीजों को आपको जानना पड़ेगा। ये कई ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को जानना आवश्यक है बच्चों, कि ये भाई कौन सा कोर पार्ट है, इसमें क्या चीजें रखी गई हैं। तो देखो बेटा, पहली चीज, इसकी संरचना को मैं बताऊं तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 सुरक्षा परिषद में। ये
अंतरराष्ट्रीय जितनी भी पीस है, शांति है, उसके लिए कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, यानी अगर हम लोग बात करें सुरक्षा मुद्दे हैं, उनमें मध्यस्थता का कार्य, अगर दो देशों के बीच किसी तरह की कोई परेशानी हो गई, इंटरनेशनल कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ गया, तो वैसी दशाओं में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वही कार्य करती है। पहले तो आप ये जान लीजिए, ये 5+10 सदस्य होते हैं। अब यहाँ 5+10 क्या है? तो 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य है, परमानेंट में, और इन्हीं को वीटो पावर भी प्रदान किया गया है, यानी इनको निषेध अधिकार शक्ति भी प्रदान की गई है। अगर हम लोग बात करें इन सदस्यों की, तो इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 हैं जो महत्वपूर्ण देश हैं जिनको स्थायी सदस्यता प्रदान की गई। अभी अभी मैंने बताया कि अभी हम लोग इस पे बहुत सारे आपको चर्चा करने वाले हैं। इस पे मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों की मैं आपको चर्चा करके बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो 15 देश है, 15 देश में 5 तो देश हो गए वो स्थायी हो गए, 5 परमानेंट मेंबर हो गए। इन परमानेंट मेंबर को वीटो पावर दिया गया है। अब आपको जानना चाहिए कि वीटो पावर यानी निषेध अधिकार क्या होता है। तो देखिए, वीटो पावर की अगर हम लोग बात करें तो उसको कहते हैं निषेध अधिकार, ना कहने का अधिकार। बच्चों, एक मूवी आई थी पिंक, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसकी चर्चा सुनी होगी। अमिताभ बच्चन कृत है, मतलब एक अच्छी मूवी थी। उसका कोर लाइन अगर मैं पूछूं, उसका कोर, उसका जो जिस्ट पूछूं या उसका क्रस्ट पूछूं, तो आप क्या बताएंगे? उसका क्रस्ट था एक, कि नो मीन्स नो, ना का तात्पर्य ना होता है। तो अगर इन 5 राष्ट्रों में, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना में, अगर सभी 4 देश एक विषय पे सहमत हो कि ये होना चाहिए और एक देश असहमति जता दे, यानी एक देश कह दे नो, तो ये नो वैलिड हो जाएगा, ना मतलब ना हो जाएगा, वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर एक व्यक्ति ने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उसको नहीं जोड़ा, तो वो नो मीन्स नो हो जाएगा। नो का तात्पर्य सीधा नो ना होगा, उसमें हाँ नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर सभी लोग किसी विषय पे सहमत हैं, यस कर रहे हो, और एक व्यक्ति कह रहा हो नो, तो उसके नो की वैल्यू हो जाएगी। और ये वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? इन 5 सदस्य जो स्थायी हैं उनको दिया गया है। कई बार आपने सुना होगा कि वीटो पावर लगा दिया गया। चाइना ने पाकिस्तान को बचाने के लिए कई बार ये वीटो पावर लगाया है, कई बार। खैर, चर्चा का विषय है, कभी जब हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे तो उस विषय में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। 10 जो सदस्य हैं वो अस्थाई हैं, टेम्पररी है। इनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। दे आर इलेक्टेड फॉर 2 years, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इनका जो चुनाव होगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो जनरल असेंबली है, इस जनरल असेंबली के द्वारा होगा। अभी हाल ही में भारत चुना गया है इसमें।
अस्थायी सदस्य के लिए। तो 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होगा, जो जनरल असेंबली यानी सामान्य जो सभा है उनके द्वारा चुना जाएगा। और इन 10 को 5 भागों में बांटा गया है। ये जो 10 हैं ये 5 अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। इनके लिए 5 विभाग दिया गया है। एक जो भाग है वो है एशिया और प्रशांत महासागर से। यानी एक सदस्य जो एक जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है एशिया और प्रशांत महासागर का। दूसरा जो क्षेत्र है वो है क्षेत्र अफ्रीका का। तीसरा जो क्षेत्र है वो है अमेरिका। यहाँ अमेरिका का मतलब आपको अगर पता हो तो दक्षिणी अमेरिका की बात की जा रही है, साउथ अमेरिका, यूएसए की नहीं, अमेरिका की बात की जा रही है, महादेश की जिसको हम लोग बोले वो। फिर है यूरोप और जो 5वां भाग है ऑस्ट्रेलिया और अन्य। इन 5 क्षेत्रों से 10 सदस्यों का चयन होगा। यानी ये जो 10 सदस्य चुने जाएंगे इन 5 विभिन्न क्षेत्रों से चुने जाएंगे। एशिया प्रशांत से एक क्षेत्र हो गया, अफ्रीका एक क्षेत्र हो गया, अमेरिका एक क्षेत्र हो गया, यूरोप एक क्षेत्र हो गया और ऑस्ट्रेलिया और अन्य ये क्षेत्र हो गए। बच्चों, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो वीटो पावर है वो वीटो पावर अस्वीकार करने की शक्ति किसको दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर को दिया जाता है। और ये अनकंडीशनल वीटो दिया गया है, ठीक है ना। इसको अभी हम लोग जब इसकी आलोचना करेंगे तो इस आलोचना के संदर्भ में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस वीटो को ही सबसे महत्वपूर्ण अलोकतांत्रिक प्रक्रिया माना जाता है। क्यों अलोकतांत्रिक प्रक्रिया? तो लोकतंत्र का यानी जो डेमोक्रेसी होती है उस डेमोक्रेसी का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो भी बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय हो उस निर्णय को स्वीकार करना। लेकिन इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय किस बेसिस पे लिए जाते हैं? वीटो पावर यूज कर दिया जाए तो उस वीटो पावर से हट जाते हैं। तो बेटा ये पॉइंट क्लियर है। अब अगर हम लोग इसी सुरक्षा परिषद की बात करें तो इस सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है ये आपको जानना आवश्यक है। इसके कार्यों की मैं बात करूं, ये सेकंड बॉडी है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका, अगर हम लोग देखें तो यही कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। जो गवर्नेंस होता है, वर्ल्ड गवर्नेंस का जो रोल प्ले करती है वो यही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी करती है। बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, इसका पहला उद्देश्य होता है विश्व शांति। दूसरा जो इसका उद्देश्य होता है म- परमाणु अप्रसार, यानी जो न्यूक्लियर वेपन है उस न्यूक्लियर वेपन को अप्रसार करना, उसको प्रतिबंधित करना। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है आतंकवाद से मुकाबला। पहले इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, परंतु 9/11 के हमले के बाद अगर आप देखते हैं तो इसका महत्व बढ़ गया। जो विश्व में आतंकवाद को लेकर के एक अलग से अगर हम लोग देखें तो माहौल बनता है और इस आतंकवाद के विरुद्ध कई लोग, कई देश खड़े होते हैं। तो विश्व के आतंकवाद से मुकाबला करना ये इनका तीसरा लक्ष्य हो गया। चौथे लक्ष्य की हम लोग बात करें तो जो आक्रामक राज्य हैं
कई ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, दूसरे देश पे आक्रमण कर देते हैं, दूसरे देश के लिए सुरक्षा के लिए थ्रेट बन जाते हैं। मैंने बताया कि पूरे के पूरे 193 सदस्य देशों की सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा करना इनका कार्य है, यूनाइटेड नेशन का कार्य है। तो ऐसी दशा में अगर किसी एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया, तो जो आक्रामक राज्य होगा उसको दंडित करना, पनिशमेंट देना भी सुरक्षा परिषद का कार्य है। यानी सुरक्षा परिषद किसी भी राज्य को, जो आक्रमणकारी राज्य है, उसके लिए क्या करेगा, दंडित करेगा। और इसमें क्या करेगा, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देश के अंदर क्या हो रहा है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय, अगर कोई भी एक देश दूसरे देश के साथ में कोई परेशानी हो रही है तो वहां पे ये अपना कार्य करेंगे। ये किसी भी देश के आंतरिक मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, आंतरिक समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आप देखते हैं तो सिविल सर्विसेज में आप लोगों को ये जानना चाहिए, हाल ही में कई देशों की आंतरिक जो समस्याएं हैं उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप किया है। ये बोला जाता है कि क्या ये सुरक्षा परिषद या जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई देशों के अंदरूनी मामले में जो हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, या जो अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, उस रूप में क्या ये किसी दूसरे राज्य की संप्रभुता पे हस्तक्षेप नहीं है? तो आपको ये जानना चाहिए कि ये मानवीय हस्तक्षेप है। जैसे अगर कोई भी देश के अंदर कोई ऐसी समानांतर सरकार बन जाए जो कि वहां की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दे, और अपदस्थ करके वहां के रहने वाले लोगों के मानवाधिकार को खंडित कर दे। कई देशों में ऐसा देखा गया है कि जो चुनी हुई पॉपुलर गवर्नमेंट्स थी, उन पॉपुलर गवर्नमेंट्स, पॉपुलर जो सरकारें हैं, उन पॉपुलर जो सरकारों को अपदस्थ कर दिया है वहीं के किसी गुट ने। और उन्होंने अपदस्थ कर करके क्या कर रखा है, उन्होंने अपदस्थ करके अपना वहां पे सत्ता स्थापित कर ली। और जो वहां के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को उन्होंने अपने किस चीज से वंचित कर रखा है, उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है, उनका जो अधिकार है वो अधिकार खंडित कर रखा है। तो ऐसी दशा में वो मानवीय हस्तक्षेप करेंगे, वो हस्तक्षेप कर सकती हैं। बच्चों, व्यवहारिक रूप की अगर हम लोग बात करें तो व्यवहारिक रूप, ये तो हो गया तुम्हारा एक थियोरिटिकल की ये थियरीज हैं और इन थियरीज को हम लोग कार्य करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विश्व में शांति स्थापित करना। विश्व शांति स्थापित कैसे हो, तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए अगर हम देखते हैं तो विश्व शांति के लिए दो महत्वपूर्ण माध्यम बनाए गए हैं। जिससे कि विश्व शांति हो, तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण माध्यम बनाए गए हैं। ये माध्यम आप कह सकते हैं कि व्यवहार, कैसे, व्यवहार रूप में है, यानी प्रैक्टिकली किया गया है। पहला तो ये लोग क्या करते हैं, आर्थिक और व्यापारिक, एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट। एक्चुअली इसमें एक मैंने ब्लैंक पेज लिया था, वो ब्लैंक पेज नजर ही नहीं आया। खैर चलिए, तो देखो, दो महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। शांति स्थापित कैसे करेंगे,
तो शांति स्थापित करने के लिए भाई पहला कार्य करेंगे कि उन पे व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाए, सैंक्शन लगा दें। वो कहीं से व्यापार नहीं कर सकते, उन पे आर्थिक प्रतिबंध लग जाए। और दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा रूड तरीका होता है, और वो है सैन्य कार्रवाई। यानी एक तो वो सैंक्शन लगा देंगे, जो ट्रेड सैंक्शन, और आपने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, तो भाई अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो हम आप पे व्यापारिक प्रतिबंध लगा देंगे। आप अगर देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया में कई बारी इस प्रतिबंध को लगाया गया, म्यांमार में लगाया गया, ईरान में लगाया गया। आपने देखा होगा कि कई जगहों पे ये आर्थिक प्रतिबंध लगा के कार्य करता है। और अगर कहीं कोई बात नहीं सुनता तो सैन्य कार्रवाई भी की। अगर इससे बात बन गई तो ठीक, नहीं तो सीधा सीधा आक्रमण कर दिया जाएगा, सैन्य कार्रवाई की जाएगी कि आप इस बात को मानिए, नहीं तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। तो पहला तो इनका कार्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करना, और इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है आर्थिक प्रतिबंध, दूसरा है सैन्य कार्रवाई। ये पहला तो काम हो गया। अब आपको मालूम है कि शांति बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, तो शांति चिरस्थायी हो, यानी बहुत लंबी शांति हो, इसके लिए क्या किया जाता है, पीस कीपिंग फोर्स, यानी शांति स्थापित करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स की बात की जाती है। वो ऐसी सेना को उतारा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं शांति सेना का जो बुलाना, वो शांति सेना बुलाता है, और शांति सेना को पीस कीपिंग फोर्स के रूप में स्टैब्लिश करा दिया जाता है, और ये शांति स्थापित कराई जाती है। और यहां पे पीस कीपिंग फोर्स उतारने के बाद में पीस कीपिंग एंड मेकिंग मेजर्स, यानी ये शांति स्थापित करना और शांति बनाए रखने के लिए पीस कीपिंग मेजर्स लिए जाते हैं। पीस कीपिंग जो शांति बनाए रखने के लिए एक त्वरित कार्रवाई की जाती है। अब हम लोग अगर बात करें तो बच्चों एक चीज है इसकी, अब हम लोग कमियों को देखें तो सबसे पहले जो वीटो पावर दिया गया है, ये सबसे मेजर आलोचना का विषय है। वस्तुतः पावर टू रिजेक्शन अगर हम लोग देखें, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल को दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था ताकि एक प्रेशर गुट का, और अगर हम लोग बात कहें तो किसी भी इस तरह के गुट का निर्माण न हो जो प्रेशर गुट के रूप में कार्य करे और प्रेशर ग्रुप के रूप में उसको बने। लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहां पे क्या होता है, वीटो पावर जो अनकंडीशनल जो 5 सरकारों को दिया गया, वो मोस्ट अनडेमोक्रेटिक माना जाता है। कारण है कि और ये क्रिटिक्स कहते हैं, ये जो बिल्कुल क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो है ये वीटो पावर के कारण ही कई बारी जो युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है उसमें कोई भी एक्शन नहीं हो पाता, एक्शन नहीं किया जाता। आप अगर हम लोग देखेंगे तो कई नृजातीय संघर्ष हुए हैं जिसको हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। तो ऐसी दशा में कई देश दूसरे देश के सपोर्ट करने के लिए वीटो पावर का प्रयोग कर डालते हैं, कई जगहों में कई बार देखा गया। तो ये जो वीटो पावर है, ये वीटो पावर क्या किया जाता है, ये वीटो पावर कहीं ना कहीं निगेट करता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात कहें
तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर आप बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण उसकी एक जगह तो इंपॉर्टेंट थी, जो सुरक्षा परिषद था, खासकर जब कोल्ड वॉर था तब। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जब नई भूमिका में आया है, तो नई भूमिका में, चूंकि नई भूमिका में क्या है कि अब दो ध्रुवीय विश्व नहीं, अब बहुध्रुवीय विश्व बन गया है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर। अब इस बहुध्रुवीय विश्व के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो भी अलग हैं। तो ऐसी दशा में सिर्फ आप उसी उद्देश्य से कार्य करें, सिर्फ उसी हिसाब से कार्य करें जैसा कि पहले चले आ रहे थे, तो वो संभव नहीं होगा। इसलिए अब इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, और खासकर जो सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस बदलाव की आवश्यकता के पीछे रीजन क्यों है, क्या है? तो वर्ष 1945 में यह बना था, यानी कि जिस समय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, उसके बाद विश्व में निरंतर कई बदलाव आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और उन चेंजेस की अगर हम लोग बात करें, तो उन चेंजेस में, उन बदलावों में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ये आया है कि कई देशों के जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे देशों की स्थिति में आप परिवर्तन देखते हैं। इंग्लैंड, यूरोप के कई देश अपनी आभा खो चुके हैं। कई देश विश्व में अपने अगर हम लोग बात करें तो उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। बच्चों, बेसिकली जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, जो विजित राज्य हैं, उन विजित राज्यों को सुरक्षा परिषद में स्थायी बना दिया गया। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट कैसे मिली? तो जो विजित राज्य थे, जिन्होंने विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उन लोगों के लिए तो ये उन लोगों को बना दिया गया क्या? तो उन लोगों को बना दिया गया आपको परमानेंट मेंबर्स, और उनको दे दिया गया वीटो पावर। लेकिन अब क्या विश्व उसी हिसाब का है? क्या अब विश्व में वही जो 1947 में, जो 45 में चीजें चल रही थी, क्या वही है? नहीं। अब भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कई राज्य अब धीरे 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 क्या हो रहे हैं? शक्तिशाली हो रहे हैं। मगर एशिया को सिर्फ एक सीट मिली है। अगर हम लोग देखें, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आप अगर सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बात करते हैं, तो इस यूएनएससी में अगर आप देखें तो किस तरह का सिनेरियो है? तो इस यूएनएससी में, यानी यूनाइटेड नेशंस के जो सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 सदस्य देश हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसमें जितने भी महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, बराबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे आप अगर देखते हैं तो एशिया के का सिर्फ एक देश चीन इसमें स्थायी सदस्य है, जबकि भारत है, ब्राजील है, भारत है, और भी कई ऐसे देश हैं जो देश यहाँ पे दावा कर रहे हैं। इवन इंडोनेशिया भी बहुत महत्वपूर्ण देश है, जो अब यहाँ पे एशिया का प्रमुख देश में से एक है। तो यूएनएससी का तो विस्तार होना ही चाहिए। दूसरी बात अगर आप करें तो संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में सबसे ज्यादा संख्या है अफ्रीका के सदस्य देशों की। लेकिन अफ्रीका के जो देश हैं, उन देशों में से एक भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा नहीं है। ये भी गलत है। तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें, लैटिन अमेरिका, यानी कि
जो दक्षिणी अमेरिका है, कैरेबियाई देश हैं, वहां पे सदस्यता है लगभग। बहुत सारे देश सदस्य हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई नहीं है। तो इसलिए ये अब कहा जा रहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संरचना है, इस संरचना में बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव कैसे हो? तो सबसे पहले तो इनके जो संरचना है वो चेंज किए जाए। इनका जो निर्णय की जो प्रक्रिया है, इस निर्णय की प्रक्रिया में चेंज किया जाए। कार्य प्रणाली जो है वो कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए और इसको और पारदर्शी बनाया जाए, यानी ट्रांसपेरेंसी हो। ये चेंजेस को मांगा जा रहा है, पूरा विश्व इस चेंजेस को मांग रहा है। हम लोग एक आगे और भी एक छोटी सी परिचर्चा करेंगे। नॉट आज, मैं इसके संदर्भ में आप लोगों के बहुत जल्दी ही एक और वीडियो डालने वाला हूं, जो वीडियो इससे संबंधित होगा कि जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में भारत की क्या दावा है और कैसे इस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए परिवर्तन की बात हो रही है। उनका फॉर्मूला ए क्या है, फॉर्मूला बी क्या है, कॉफी स्टेट्स क्या है, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। ये एक बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आने वाला है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। बच्चों, ये संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। यही संयुक्त राष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। जो इसका चेयरपर्सन है, हेड इसका चेयरपर्सन होता है। एक बार फिर से मैं, जो अगर कोई नए बच्चे जुड़े हैं जिनको अभी अभी उन्होंने नहीं देखा और अभी से जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने देखा कि यूएनओ के 6 अंग हैं। इन 6 अंग में एक अंग कौन सा था? तो एक अंग जनरल असेंबली मानी जाती है, यानी महासभा। दूसरा जो अंग है वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और जो तीसरा अंग है, वही अंग हम लोग जो मानते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं सचिवालय, यानी कि सेक्रेटेरिएट। ठीक है। इस सचिवालय का जो हेड होता है, इसका जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी जनरल होता है, वही जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रेटरी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसका जो, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेड होता है वो तो डिफरेंट होता है। उसका प्रेसिडेंट 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो, एक सेकेंड, तो उसके जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, उस अध्यक्ष का चुनाव कितने दिनों के लिए किया जाता है? वो किया जाता है 1 वर्ष के लिए। लेकिन जो प्रशासनिक अंग है, वो प्रशासनिक अंग सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, जिसका अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होता है, जिनको हम लोग यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये सबसे फोरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वर्तमान अगर आप बात करते हैं तो ये कौन है? हु इज सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो गुटेरेज, पुर्तगाल के हैं वो हैं। तो बच्चों, इनका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष का होता है। इसी का कार्य है सम्मेलन करना, संगठन करना, रिपोर्ट, जितने रिपोर्ट्स लिखना, बजट की तैयारी करना, सारी चीजों का जो कार्य है, जो प्रशासनिक कार्य है, वो इस संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के द्वारा किया जाता है, सेक्रेटेरिएट के द्वारा किया जाता है। पहले कोफी अन्नान जी थे, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने रोल प्ले किया था, बहुत महत्वपूर्ण रोल था इनका। और वर्तमान में
अगर हम लोग बात करें, अभी अभी मैंने बताया पुर्तगाल के एंटेनियो गुटेरेज, ये वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो नेक्स्ट परिषद है, हाँ, एक और चीज आपको मैं बता दूं, इसमें एक महत्वपूर्ण जानने वाली चीज है। इसका जो सेक्रेटरी होता है, ये जो महासचिव होता है यूनाइटेड नेशन का, ये कोई भी यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से नहीं हो सकता। यानी ये जो 5 जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रूस, इसके लोग कभी भी इसके महासचिव नहीं बन सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। ये लोग इसके महासचिव के लिए नहीं जा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बारी प्रश्न पूछा जाता है, और नहीं तो इंटरव्यू में तो पूछ ही लेते हैं लोग, इंटरव्यू में मजे मजे में पूछ लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को 3 परिषदों के बारे में जानकारी मिल गई। चौथा है यूएन की इकोनॉमी और सोशल काउंसिल। इसका मुख्य कार्य है ग्लोबल इकोनॉमी और सोशल अफेयर्स को देखना, यानी आर्थिक सामाजिक मामलों के संबंधित सभी चीजों के लिए कार्य करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये क्या करते हैं, जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, जितनी भी विशिष्ट एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों के बीच सहयोग और निर्देशन का कार्य करती हैं। इनमें कुल 54 सदस्य हैं जो 3-3 साल के लिए चुने जाते हैं, और इनका भी चुनाव कौन करती है, जनरल असेंबली करती है। महासभा, जितना भी इलेक्शन होता है ना, वो कौन करेगी, वो महासभा करेगी। महासभा में आपको मैंने बता रखा है कि ये जो महासभा होती है, इस महासभा में क्या होता है, इस महासभा में अगर आप देखते हैं तो ये जो जनरल असेंबली है, इस जनरल असेंबली में सब लोगों का चुनाव होता है, और जितने भी 193 देश हैं, ये 193 सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं, सब लोग वोट से चुनते हैं। तो 54 सदस्यों को चुना जाता है जो यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में होती हैं। ये जितने भी राज्य हैं उनके आर्थिक सामाजिक मामलों को देख रही होती हैं, और ये जितने भी संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज का देख रेख करती है। बच्चों, एक अलग है जो छठा काउंसिल जिसकी मैं बात कहूं, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये अब डिसबैंडेड हो गया, अब भंग कर दिया गया है। वस्तुतः ये क्या था कि जितने भी कॉलोनियल पोजीशंस थे, यानी कि कई पहले उपनिवेश थे, उन कॉलोनियल पोजीशंस में मैनेज करने के लिए, जैसे जो संप्रभु देश हैं, तो संप्रभु देशों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन उन देशों में जो कि किसी महाशक्ति की कॉलोनी के रूप में कार्य कर रही थी, जो किसी देश की कॉलोनी बन गई थी, उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। और ये क्या करती थी, जितने भी उपनिवेश हैं उन उपनिवेशों के अंतर्गत कार्य करती थी। 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अंतिम जो उपनिवेश पलाऊ माना जाता है, उस पलाऊ को स्वतंत्र करा लिया गया। कब स्वतंत्र होता है, 1994, पलाऊ। तो अब जब कोई उपनिवेश ही नहीं बचा, तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करेगा, तो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, 1 नवंबर 1994 के बाद इसको अब भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अब ये खत्म। बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इन सारे जितने भी मैंने आज बताया है, संयुक्त राष्ट्र को मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ये आप लोगों को जानने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है बेटा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। लगभग 1.5 से 2 घंटे की वो भी एक कक्षा होने वाली है। जो अब अगली कक्षा होगी वो इस पे होगी, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल पे और एक इस पे। इन दोनों पे मेरी अलग अलग कक्षाएं होने वाली हैं। बहुत जल्दी ही ये कल परसों के अंदर अंदर ये दोनों भी कक्षाएं ली जाएंगी। ये बेसिकली यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानून का सार्वभौमिक न्यायालय है। ये राज्यों के बीच, यहां राज्य का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां स्टेट देश को कहा जाता है। जो सरकारें होती हैं, देश होते हैं, उनको कहा जाता है। और इसमें न्यायाधीश बहुमत द्वारा निर्णय सुनाते हैं, यानी कि 15 न्यायाधीश में से 8 अगर सहमत होंगे तब होगा। 15 न्यायाधीश होते हैं, इनको 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पता नहीं होता, आपको जानना चाहिए। ये 9 साल के लिए चुने जाते हैं। जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो लोग चुने जाते हैं वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इनका भी चुनाव महासभा के द्वारा होता है, जनरल असेंबली के द्वारा होता है। बच्चों, भारत की बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक था। स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले ही 1944 में वॉशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए। उस समय इंग्लैंड की कॉलोनी था। उस समय चूंकि इंग्लैंड वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक था, तो इंग्लैंड की मेजर कॉलोनी जिसे तुरंत स्वतंत्रता मिलनी थी, उन्होंने सदस्यता उसी समय में ग्रहण कर लिया था। तो भारत 1944 में वॉशिंगटन की घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था। और अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सैन फ्रांसिस्को में अंतरराष्ट्रीय संगठन पे एक संयुक्त राष्ट्र का पहला अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में भी भारत ने भाग लिया था, और भारत ने जितनी भी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, उनका अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, और इनके संगठन के लक्ष्यों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम लोग बात करें भारत का संयुक्त राष्ट्र का जितने भी फील्ड नेटवर्क है, उसमें सबसे बड़ा नेटवर्क, कार्यालय, फंड, ये सब भारत में सबसे ज्यादा, विश्व के किसी भी देश में से ज्यादा नेटवर्क भारत में है। जितने भी कार्यालय आप देखेंगे, जितने भी इसके आईएमएफ के देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के देख लीजिए, यूनेस्को के देख लीजिए, यूनिसेफ के देख लीजिए, जितने भी कार्यालय है, फील्ड नेटवर्क है, कार्यक्रम है, फंड है, वो भारत में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़े पैमाने पे। बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो भारत सक्रिय सदस्य रहा है, एक्टिव मेंबर। 1946 से अगर हम देखें तो पहली बार जो यूएन के मंच पे नस्लवाद का जो मुद्दा उठाया गया था वो भारत द्वारा उठाया गया था, और रंग भेद का मुद्दा भी भारत ने उठाया था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, भारत पहला ऐसा देश था जिसने नस्लवाद और रंग भेद के मुद्दों को उठाया था। वो भी उस समय जिस समय में पूरी दुनिया में नस्लवाद और जो रंग भेद है वो चरम पर था। कई बार आप देखते हैं, खासकर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को नस्लवाद, नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा था, और वैसे मामलों में भारत ने इन मुद्दों को त्वरित, न सिर्फ त्वरित गति से उठाया, बल्कि इनकी निष्पादन के लिए भी कार्य कराया। अगर हम लोग बात करें तो 1948 में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत की थी। ह्यूमन राइट्स के बारे में भारत ने हमेशा शुरू से एक अपना महत्वपूर्ण स्टैंड रखा है, महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। इस संबंध में अगर हम लोग बात करते हैं तो हंसा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको पढ़िए, आप लोगों को पता चलेगा। और आपको मालूम है 1953 में
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित बनती, फर्स्ट जो महिला अध्यक्षा थी। भारत ने विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी शांति सेना को कई जगहों पे भेजा है। कोरिया, मिस्र, कांगो, हैती, अंगोला, सोमालिया, लाइबेरिया, रवांडा, लेबनान, सूडान, इन सब जगहों पे भेजा है। आप अगर देखते हैं तो कई जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई सेना नहीं है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, जो भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के सैन्य टुकड़ियां यूनाइटेड नेशंस में जाती हैं। तो इन सैन्य टुकड़ी में जो भारत है, इस भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सबसे बड़े योगदानकर्ताओं के में से एक रहा है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। और इसी अगर हम लोग बात करें अपनी पृष्ठभूमि, अपनी सक्रियता, अपने सक्रिय योगदान के कारण यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का जो स्थायी सदस्यता का दावा है, वो प्रमुखता से उठाया गया दावा है। भारत ने जिस तरह से मानवाधिकार के क्षेत्र में, शांति स्थापित करने के क्षेत्र में, शांति अभियानों में, नस्ल भेद को दूर करने में, पर्यावरण संबंधित मामलों में, इवन कई जो विकसित देश हैं उन देशों से पर्यावरणिक असंतुलन और इन सब के मामलों में जो एक भूमिका निभाई है, उस भूमिका को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता और इसीलिए भारत इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। एक तो सबसे क्या है कि बहुत सारे देश यहाँ पे आक्रमणकारी बने हुए हैं, आक्रामकता है उनमें। अगर हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है कि कई देश रूड हैं जो कि दूसरे की संप्रभुता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो उन सब मामलों में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष कई चुनौतियां हैं, कई विस्थापन हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो कई जगहों पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स हो रहे हैं लोग मानवाधिकारों के कारण। कई अगर हम लोग देखते हैं दो जगहों के बीच में लड़ाई के कारण या कई क्षेत्रों में ऐसा, खासकर पश्चिम एशियाई देशों में देखते हैं तो जातीय और नस्लीय भेदभाव के साथ साथ जो अंतर जातीय हिस्सा है, नृजातीय हिंसा है, सिविल वॉर्स हैं, उन वॉर्स के कारण भी इन देशों में क्या होता है कि वहां से लोग अपने आप को दूसरी जगह में विस्थापित कर रहे हैं। कई जगहों पे जो मानवतावाद है, यानी जो ह्यूमैनिटेरिज्म है, उस पे प्रत्यक्ष प्रहार हो रहा है। आप नॉर्थ कोरिया जैसे जगहों पे देखेंगे कि वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो ऐसी दशा में संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे इनके समक्ष चुनौतियां हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। इसके बारे में मैंने बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के विषय में हम लोग दो अभी अगली कमिंग कक्षाओं में इन दोनों कक्षाओं को हम लोग करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कक्षाएं होंगी, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें हम लोग इसको करेंगे। तो सुरक्षा परिषद में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चों, अब जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक अपकमिंग आने वाला है, वो इंटरनेशनल कुछ डिस्प्यूट्स से रिलेटेड है। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की सीरीज मैंने बोली है, वो सीरीज में स्टार्ट करूंगा, जिसमें पहला टॉपिक जो मेरा होगा, जिसको हम बोले कि प्रारंभिक टॉपिक है, वो प्रारंभिक टॉपिक मैं बताऊंगा साउथ चाइना सी, यानी दक्षिण चीन सागर विवाद। चूंकि आज का जो मुद्दा है, वो मुद्दा हमने सोचा था कि जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें डिटेल में पढ़ाना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया।
20 तारीख को 7 बजे शाम में दूसरा मुद्दा मैं लेकर करके आऊँगा, जो अपकमिंग टॉपिक होगा। उसमें हम लोग देखेंगे नेपाल का काली रिवर डिस्प्यूट देखने वाले हैं। एक मैं तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट आपको दिखाने वाला हूँ और तीसरा है सर क्रीक विवाद। इन 3 डिस्प्यूट्स की हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि अपकमिंग 20 तारीख को आएगा और 20 तारीख को 7 बजे शाम में आप लोग इसके लिए ज़रूर उपलब्ध रहिएगा। बच्चों, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले का मैं कुछ चीज़ आप लोगों को कराने वाला हूं, कुछ आप लोगों के साथ में काम करने वाला हूं, जो काम आप लोगों को पता चल जाएगा। रोज हम लोगों की जो अगली अगली क्लासेस हुआ करेंगी, उन क्लासेस में मैं लेकर करके उसको चलने वाला हूं। उन क्लासेस को मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो अब चूंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको मैं बताऊंगा। तो पहला जो टॉपिक आज अभी हमारा, मैंने आप लोग को बताया कि नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक में मैं एक तो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताने वाला हूं। दूसरा, एक हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और साथ ही अब ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 दिन हम लोग कोई ज्वलंत मुद्दे, कोई जो सीरीज है, वो सीरीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सीरीज हमारा जो है वो सीरीज इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे होगा। और जो पहला टॉपिक साउथ चाइना सी विवाद है, इस साउथ चाइना सी विवाद को इस संडे हम लोग देखने वाले हैं। यानी कल संडे को मैं आप लोगों के साथ में साउथ चाइना सी पढ़ाने वाला हूं। 17 तारीख 17th को 7 PM ऑनवर्ड्स आप मेरे साथ इसी मेन चैनल पे रहेंगे। जो मेन चैनल पे आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, इसी मेन चैनल पे पढ़ाया जा रहा होगा आपके साथ में टॉपिक। जिस टॉपिक को हम लोग कहें तो वो टॉपिक होगा आपके साउथ चाइना सी विवाद से। तो 7 बजे शाम पे आप लोगों के साथ में मिलने का मौका मिलेगा। आशा करता हूं कि आप लोगों का ये जो इतनी देर का साथ है वो अच्छा होगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। बच्चों, अगर आप मेरे इस टॉपिक्स को पसंद करते हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे साथ में 20 जनवरी को भी जुड़े रहिए, जिसमें हम लोग बहुत सारे मुद्दों को देखेंगे। मैंने बताया है आप लोगों के पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्प्यूट्स, इन सब को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कराना चाहता हूं, ताकि आपको कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी दिक्कत ना हो। बच्चों, आप लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो निशांत वन कोड का यूज करें और जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट अब बढ़ने वाला है और बहुत जल्दी ये बढ़ जाएगा। तो बिफोर इट्स टू लेट, 25 तारीख से मैंने बताया है बढ़ने वाला है, तो आप लोग जरूर से इसको ले लीजिए। बच्चों, अब समय हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है, तो अगर हम लोग 2021 और 2022 को प्रिपेयर करने वाले हैं तो अब हमें तुरंत अपने आप को तैयार करना होगा। आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को ये पूरी का पूरा सेशन समझ आया होगा, आपने इस पूरे के पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत सारी नई चीज़ों की जानकारी मिली होगी। इन नई चीज़ों की जानकारी के साथ ही हम लोग इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतनी देर तक हमारे